हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसका मीनिंग जानते हैं पहले क्या है। डेलीगेशन इज द एंट्रस्टमेंट ऑफ अथॉरिटी, मीन्स गिविंग अथॉरिटी एंड responsibility to subordinates and creation of accountability for performance. इनफैक्ट अथॉरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। एक प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे फेओल का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें बताया गया था कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो अथॉरिटी हमें देना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करेंगे। और दूसरा एक और प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हैं। फाइनेंस मैनेजर के अंडर में आते हैं अकाउंट्स मैनेजर, ऑडिट मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर के पास सपोज वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, वो कर नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा? जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट अगर कोई टास्क है तो क्या करेगा? अपने लोअर जो सबऑर्डिनेट है, जो इमीडिएट लोअर पोस्ट पे होता है आपके, वो आपका सबऑर्डिनेट अकाउंट मैनेजर को काम दे देता है कि ये काम आप कर दो। तो अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे काम करने के लिए, तो उसको हमें अथॉरिटी भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अथॉरिटी नहीं देंगे तब तक आप किसी से काम नहीं करा सकते। अब काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे दी, आपने अथॉरिटी दिया ही नहीं, तो काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो जब एक सुपीरियर काम देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है अपने सबऑर्डिनेट को अपना वर्कलोड कम करने के लिए, तो उसको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। तो यही है। तो सिंपल सी बात है, डेलीगेशन क्या है? अथॉरिटी देना, इंट्रस्टमेंट ऑफ अथॉरिटी, गिविंग अथॉरिटी, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। तो इसका और इसके और जब समझते हैं डिटेल में, डेलीगेशन इज शेयरिंग ऑफ वर्कलोड विद सबऑर्डिनेट। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, शेयरिंग ऑफ वर्कलोड विद सबऑर्डिनेट। तो जब वर्कलोड हम देंगे किसी अपने सबऑर्डिनेट को, तो ऑब्वियसली हमें अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अब ये वर्कलोड हम शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैनेजर्स हैं कैन नॉट मैनेज एंड कंट्रोल एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, जैसा कि मैंने बताया, मान लो आप फाइनेंस मैनेजर हैं, तो बड़ी पोस्ट है, तो बहुत सारे काम होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ होते हैं कम रूटीन टाइप के होते हैं। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क हैं उसको तो आप खुद करोगे, लेकिन जो रूटीन वर्क है वो आप अपने सबऑर्डिनेट को, जैसे फाइनेंस मैनेजर के अंडर में अकाउंट्स मैनेजर आता है, तो आप अकाउंट मैनेजर को आप हैंड ओवर कर दो कि भाई ये काम आप देख लो। जब आप काम देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो आपको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। तो ये एसेंशियल है, डेलीगेशन करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी मैनेजर सारे के सारे काम खुद नहीं कर सकता। नेक्स्ट, डेलीगेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में। फेओल का प्रिंसिपल है, पहला ही प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, मीन्स वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसको अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, ड्यूटी दे देते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। डेलीगेशन इज डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। डाउनवर्ड ट्रांसफ़र है, जैसे फाइनेंस मैनेजर
कि डाउन में कौन आता है, अकाउंट मैनेजर और ऑडिट मैनेजर। अब अकाउंट मैनेजर का सबऑर्डिनेट चीफ अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट का जो सबऑर्डिनेट है सीनियर अकाउंटेंट। इस तरह से एक दूसरे के सुपीरियर और सबऑर्डिनेट होते हैं। अपर पोस्ट वाले को सुपीरियर बोलते हैं, लोअर पोस्ट वाले को सबऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जो इमीडिएट लोअर है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अथॉरिटी। और अथॉरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, सिंपल सी बात है। तो डाउनवर्ड ट्रांसफर। डिलीगेशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। इससे दोनों को फ़ायदा है, सुपीरियर को भी बेनिफिट है और सबऑर्डिनेट को बेनिफिट है। सुपीरियर को क्या बेनिफिट है कि अपना वर्कलोड उसका कम हो जाता है, तो वो और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, टास्क हैं, जॉब है, उस पर वो फोकस कर सकता है। सबऑर्डिनेट को क्या बेनिफिट है? सबऑर्डिनेट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उस काम को अपने तरीके से बेटर तरीके से कर सके और वो इनिशिएटिव एक्सरसाइज कर सकता है, न्यू आइडियाज़ ला सकता है कि काम को और कितने अच्छे से कर सके। अगर सबऑर्डिनेट काम को बेटर तरीके से करता है तो उसका डेवलपमेंट होता है और उसके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, delegation does not relieve the superior of his accountability. That means accountability cannot be delegated. Means हम अपने superior को responsibility देते हैं किसी काम को complete करने के लिए और उसके लिए required authority भी देते हैं। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म नहीं होती। हम अपने जो हमारा जो सुपीरियर होगा उसको हम ही रिप्लाई करेंगे, अकाउंटेबल होंगे। हम जिसको काम दे रहे हैं उससे हम अकाउंटेबल हो हमारे लिए होगा, लेकिन हम अपने सुपीरियर के लिए खुद अकाउंटेबल होंगे। इसको और इजी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके अंडर में डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं। सपोज आप यहाँ पे हो, आप हो फाइनेंस मैनेजर। आप फाइनेंस मैनेजर हो, आपके अंडर में है अकाउंट मैनेजर, ऑडिट मैनेजर। फिर इसके नीचे है चीफ अकाउंटेंट। तो हम एक डिपार्टमेंट का लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर है किसका? फाइनेंस मैनेजर का। फाइनेंस मैनेजर सुपीरियर है अकाउंट्स मैनेजर का और ऑडिट मैनेजर का। अब फाइनेंस मैनेजर के पास वर्कलोड ज़्यादा हो गया, तो ये वर्क दे दिया, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो अथॉरिटी भी देगा और अकाउंटेबल भी होगा। तो फाइनेंस मैनेजर अपना काम अकाउंट्स मैनेजर को देता है, उसके लिए अथॉरिटी देता है और अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता है। तो अकाउंट मैनेजर इसके लिए अकाउंटेबल होगा। अब मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस मैनेजर से रिपोर्ट लेगा। तो अगर ये फाइनेंस मैनेजर अकाउंट मैनेजर को जो काम दिया था, एंट्रस्ट किया था, वो काम नहीं हो पाया, तो फाइनेंस मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर को ये नहीं बोल सकता है कि नहीं ये काम मेरी गलती नहीं है, अकाउंट मैनेजर को दिए थे वो नहीं कर पाया तो हम क्या करें। नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर तो इसी से रिपोर्ट लेगा। तो फाइनेंस मैनेजर अकाउंटेबल होगा, मीन्स आंसरेबल होगा, आंसर देगा, जवाबदेही इसी की होगी।
भले काम अकाउंट मैनेजर को दिया गया था, क्योंकि अकाउंट मैनेजर को काम फाइनेंस मैनेजर ने दिया था, ये अपना काम कम करने के लिए इसको दिया था, तो इसकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है इसके प्रति। तो फाइनेंस मैनेजर अकाउंट मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है किसी काम को करने की, उसके लिए अथॉरिटी भी देता है, अकाउंटेबिलिटी भी देता है, लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म नहीं होती, इसको रिलीफ नहीं मिल जाता कि नहीं हम तो काम अकाउंट मैनेजर को दिए थे तो हम क्या बताएं। नहीं, फाइनेंस मैनेजर को जवाब देना ही पड़ेगा मैनेजिंग डायरेक्टर को। इसीलिए कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी इसकी ये डेलीगेट नहीं कर सकता। हाँ, फाइनेंस मैनेजर अकाउंट मैनेजर से जवाब ले सकता है कि भाई काम क्यों नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन दो, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा उसको तो यही जवाब देगा, यही रिप्लाई करेगा, यही आंसर देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। नेक्स्ट, हाँ ये हो गया। इसके बाद अथॉरिटी में 3 चीज़ें हम लोग पढ़े। क्या क्या पढ़े? अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मीन्स 3 एलिमेंट्स। तो हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स हैं, जैसा कि डिफिनीशन में हमने पढ़ा था, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो 1 बाय 1 हम मीनिंग समझते हैं। पहले अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी मीन्स राइट और पावर। अथॉरिटी क्या है? पावर कह सकते हैं आप, राइट कह सकते हैं, ऑफ अ सुपीरियर टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। हिज पोजीशन क्या है? ये पोजीशन जो अभी बताए थे ये डायग्राम में, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सुपीरियर है, इसका सबऑर्डिनेट फाइनेंस मैनेजर है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास ये पावर है कि फाइनेंस मैनेजर को कमांड दे, ऑर्डर दे और रिपोर्ट भी मांगे, जवाब भी मांगे काम होने या ना होने का। और अपने पोजीशन की वजह से इसके अगेंस्ट ये एक्शन भी ले सकता है अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो। उसी तरह फाइनेंस मैनेजर सुपीरियर है अकाउंट मैनेजर का, तो फाइनेंस मैनेजर के पास पावर है कि ये अकाउंट मैनेजर को ऑर्डर दे, कमांड करे और इससे रिपोर्ट ले, आंसर ले, काम नहीं हुआ या हुआ, रिपोर्ट लेना। तो ये जो पावर है ये पोजीशन की वजह से है, पोस्ट की वजह से है। तो ये हुआ आपका अथॉरिटी का मीनिंग। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट द असाइन्ड ड्यूटी। किसी को काम को करने की जिम्मेदारी, सबऑर्डिनेट को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, जो भी ड्यूटी दिया गया, असाइन किया गया, उसको कंप्लीट करने की, उस ड्यूटी को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का जो ऑब्लिगेशन है वो अकाउंटेबिलिटी है। मीन्स आंसरेबल होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, आपको रिप्लाई देना पड़ेगा अगर काम नहीं हुआ तो अथॉरिटी है कमांड करने का पावर, ऑर्डर देने का पावर और एक्शन लेने का पावर अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी ड्यूटी मिला उसको पूरा करना। अकाउंटेबिलिटी उस काम का रिपोर्ट देना, उस काम हुआ, वो काम हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो रिप्लाई करना कि काम क्यों नहीं हुआ, कहाँ मिस्टेक हुआ। ये हुआ अकाउंटेबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन।
डेलीगेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, डेलीगेशन करना क्यों ज़रूरी है? तो पहला पॉइंट है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन से मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होता है, अच्छा मैनेजमेंट होता है। कैसे होता है? क्योंकि जब सुपीरियर अपना टास्क, अपना वर्कलोड अपने सबऑर्डिनेट को हैंड ओवर कर देता है, डिलीगेट कर देता है, तो सुपीरियर के पास समय मिलता है कि वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर पे कंसंट्रेट कर सके। तो जिससे क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने सबऑर्डिनेट को, अपने अंडर जो लोअर पोजीशन पे है पर्सन, जब आप उसको काम हैंडओवर करोगे तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज करे, कि अपने स्किल को यूटिलाइज करे, जिससे उसका कैरियर और अच्छा हो। तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, वो इनिशिएटिव ले सकता है, वो अपना टैलेंट का यूज कर सकता है, तो ऑब्वियसली इसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है या एडवांटेज भी कह सकते हैं इसको डेलीगेशन का, वो है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि हाँ, हमको इस लायक समझा गया कि हमको ये जिम्मेदारी दी गई, तो ये मोटिवेट होगा, उसको एक प्राउड फीलिंग होगी कि हम ये काम कर सकते हैं, इसीलिए हमको हमारे ऊपर विश्वास किया हमारे बॉस ने, हमारे सुपीरियर ने। तो मोटिवेट होगा काम करने के लिए कि हमारे ऊपर ट्रस्ट किया गया, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस था हमारे बॉस को, सुपीरियर को, तो मोटिवेट होता है काम करने के लिए। एक उसके अंदर सेल्फ इस्टीम की फीलिंग आती है, उसको प्राउड फीलिंग आती है। नेक्स्ट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डाउनवर्ड, अपने लोअर यानी अपने सबऑर्डिनेट को हैंड ओवर कर दिया जाता है, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट बेटर हो जाता है। तो एक ट्रेनिंग की तरह काम करता है ये, क्योंकि जो सुपीरियर है जिस सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको विश्वास होगा, भरोसा होगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो सुपीरियर की ही होगी। अपने अपर लेवल को तो सुपीरियर भले अथॉरिटी दे रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा, लेकिन अकाउंटेबल तो होगा वो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस पे उसको कॉन्फिडेंस होगा, जिस पर्सन पर, उसी को काम देगा। तो जिस सबऑर्डिनेट को काम दिया गया, उसके लिए एक ट्रेनिंग की तरह हो गया कि ये काम हम कर सकते हैं, सीखेगा उस काम को करने के लिए। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा जब एम्प्लॉय, जब सबऑर्डिनेट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो काम कर सकते हैं, उनकी स्किल इम्प्रूव होगी, उनकी एबिलिटी इम्प्रूव होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना ऑब्वियस सी बात है। फिफ्थ है मैनेजमेंट हायरार्की। एक बेसिस है ये। हायरार्की मीन्स जो पोस्ट होता है, जैसे अपर पोस्ट, लोअर पोस्ट होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन होता है, उसी को हायरार्की बोलते हैं। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप लेवल पे है, फिर ये मिडिल लेवल पे है, फिर ये लोअर लेवल पे है। तो एक उनका जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उनका एक चेन बनता है, तो इसी को बोलते हैं हायरार्की। तो डेलीगेशन ऑफ पावर तभी होगा, जो सुपीरियर होगा वही डेलीगेट कर सकता है। तो एक बेसिस बनता है, एक चेन बनती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन का, तो इसी को बोलते हैं हायरार्की। नेक्स्ट है एडवांटेज है या इम्पोर्टेंस कह सकते हैं डेलीगेशन का, वो है बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आप लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों एलिमेंट हैं डेलीगेशन के। तो ये पावर को डिफाइन करते हैं कि किसका क्या पावर है, ड्यूटी को डिफाइन करते हैं किसकी क्या ड्यूटी है, आंसरेबिलिटी मीन्स अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करते हैं, जो अलग अलग जॉब पोजीशन है। तो इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है,
कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप पढ़े थे कि सबको एक डायरेक्शन में ले जाना। कौन सा डायरेक्शन? जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ सारे एफर्ट्स को, जितने भी मैनेजर्स हैं, वर्क हैं और ये सबऑर्डिनेट्स हैं, सबके एफर्ट्स को एक सेम डायरेक्शन में ले जाना। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस डायरेक्शन में ले जाना, ये है कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइज करना। तो जब सबकी पोजीशन, सबका पावर, सबकी अथॉरिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अकाउंटेबिलिटी क्लियर होगी तो ऑब्वियस ये बात है कि कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये ख़त्म हो गया और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस, केस स्टडीज आते ही आते हैं, खास करके केस स्टडी आता है। अब इसके बाद इसी से मिलता जुलता टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में भी पावर डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये डेलीगेशन है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मिलता जुलता टॉपिक है। और जो केस स्टडीज आते हैं उसमें डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, आपका आंसर समझ में नहीं आता क्योंकि काफ़ी मिलता जुलता है। तो वो नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड करेंगे, वो डिसेंट्रलाइजेशन पे होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन दोनों को बहुत अच्छे से समझना होगा, दोनों के डिफरेंस को समझना होगा, जिससे कि आपको केस स्टडी करते समय कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए, 2 बार 3 बार आपको आवश्यकता हो तो देखिए, समझिए। और डिसेंट्रलाइजेशन का जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसको पढ़ के फिर कंपैरिजन ज़रूर करिएगा। तो अभी इतना ही।